हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था चैप्टर 5 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और 26 से आगे आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये क्या है? ये मॉडर्न हिस्ट्री बाय एस.के. पांडे, यानी कि एस.के. पांडे की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, उसके चैप्टर के लास्ट में जो भी प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां लेसन का पहला वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 का जो सेकेंड वीडियो है, यानी कि 26 नंबर से आगे के प्रश्न, ठीक है। और ये चैप्टर 5 का नाम है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग 25 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं और आज 26वां प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी, ठीक है। यानी भर्त्सना की थी। ये कौन थे आदमी? वो आदमी कौन थे? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी श्याम जी कृष्ण वर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। डी है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दादा भाई नौरोजी। यानी कि संपत्ति का पलायन या धन निकासी का जो सिद्धांत है, इसके बारे में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा या भर्त्सना कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो मैं आपको पहले बता दूं कि धन का निष्कासन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, ठीक है। द थ्योरी ऑफ ड्रेन का चर्चा कौन सी बुक में किया था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर का सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? ए अभिजात वर्ग का सृजन, बी सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, सी कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, और डी ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक कर लगाना। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। इसमें देखिए एक बुंदा दिया गया है और वही सही क्वेश्चन को, सही ऑप्शन को इंडिकेट करता है। ये इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना, ठीक है। 28 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई अथवा रोक नहीं लगाई? ए स्पेन, बी इटली, सी फ्रांस और डी हॉलैंड। तो इसका सही आंसर होगा हॉलैंड। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लीटन के निर्णय ने निम्नलिखित में से किसे लाभ मिला? ए ब्रिटिश उद्योग को, बी भारत सरकार को, सी भारतीय उद्योग को, डी भारतीय जनता को। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश उद्योग को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का सवाल। इसमें है दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? ठीक है। ए इंग्लैंड डेट टू इंडिया, बी दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई? ए नील, बी कपास, सी जूट और डी टी। इसका सही आंसर होगा कपास, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 32 नंबर का सवाल देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाए? ए भारत से अनाज के अधिक निर्यात के विकास द्वारा, बी यूरोप की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं के निर्यात द्वारा,
सी नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, ठीक है। 33 नंबर का सवाल है, भारत ये कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? ए भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, बी भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, सी निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 34 में, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? ए श्रम से, बी शिक्षा से, सी सार्वजनिक स्वास्थ्य से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 35 नंबर का सवाल देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ठीक है, तो ए उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को होने वाले निर्यात के प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर को का ऊंचा होना, ठीक है। 36 नंबर का सवाल देखिएगा, ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? ए प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की बर्बादी, ठीक है, बी था लोगों का खर्चीला स्वभाव, सी किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, और डी कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। 37 नंबर का सवाल देखिएगा, ये है बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था, यानी कितना संपत्ति का पलायन हो चुका था 1757 से 1780 के बीच। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए 80 मिलियन पाउंड, बी 180 मिलियन पाउंड, सी 280 मिलियन पाउंड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 80 मिलियन पाउंड, ठीक है। 38 नंबर का सवाल देखिएगा, सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? ए फ्रेडरिक निकलसन, बी एड्रिगट कोल्ट एंड रीगन कोल्ट, सी कॉर्नवालिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी साख का सुझाव जो है ये फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था, ठीक है। 39 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल में अकाल का कारण क्या था? ए पर्याप्त वर्षा का ना होना, बी भूमि का क्षरण, सी सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में अकाल का कारण क्या था? सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना, ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी किसके द्वारा? ए भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उप आश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए, बी भारत की औद्योगिकरण के लिए, सी भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भारत को नगरीय पूंजीवाद के कृषक उप आश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। 41 नंबर देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश क्या था? ठीक है, ए 1/4, बी 1/3, सी 1/11, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1/11, ठीक है। 42 नंबर का सवाल देखिएगा, 42 नंबर का सवाल है, विदेशी पूंजीगत भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से नहीं था? उनमें से नहीं था। ए श्रम बहुत सस्ता था, बी कच्चा माल बहुत आसानी से और कम दामों में उपलब्ध था, और सी भारतीय पूंजीगत वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, ठीक है। 43 नंबर का सवाल देखिएगा, आपदा का महासागर कल आने वाला
19वीं शताब्दी का काल था, यानी आपदा का महासागर कहलाने वाला। ठीक है, यह कल आने लिख दिए हैं। ठीक है, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का काल कौन सा था? ये 1866-67 में उड़ीसा में अकाल, और 1888 ये 1868 से 69 राजपूताना में अकाल, 1860 से 61 में बंगाल में अकाल। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, यानी आपदा का महासागर 1866 से 1867 में ओडिशा में जो अकाल पड़ा था उसी को आपदा का महासागर कहा जाता था। ठीक है, 44 नंबर देखिएगा, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, यह कथन किसका है? ये आर.सी. दत्त, बी जी गोविंद रानाडे, सी दादा भाई नौरोजी और डी चंद्रपाल। यानी कि जैसे देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, यह कथन किसका है? यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, यह किसका कथन है? दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर का सवाल देखिएगा, लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन कब हुआ? ए 1786 में, बी 1831 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में और डी 1852 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में। 46 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? ए एम.जी. रानाडे, बी दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स और डी आर.सी. दत्त। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, 47 नंबर का सवाल, बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त से 2 वर्ग बने थे, 2 वर्ग बनी जो थे, ए जमींदार और किसान, बी शोषक और शोषित, सी जमींदार और कृषक दास और डी अनुपस्थित जमींदार और असामी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शोषक और शोषित। ठीक है, 2 और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था, ए रबर, बी नील, सी कॉफ़ी और डी चाय। तो इसका सही आंसर होगा ए रबर, यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था, रबर उद्योग शामिल नहीं था। ठीक है, और देखिएगा ये तो हम लोगों का रहा क्या 5वां लेसन आज दूसरे वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। जैसे देखिएगा लोहा इस्पात उद्योग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को की स्थापना जो है ये जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया था, याद रखिएगा। यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं, जमशेद जी टाटा के पुत्र जे.एन. टाटा ने, ठीक है, 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और भी बात देख लेते हैं कि जैसे जूट या पटसन उद्योग जो है सर्वप्रथम भारत में कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जूट कारखाना सेरामपुर पश्चिम बंगाल के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1855 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिएगा सूती वस्त्र उद्योग, एक्चुअली सूती वस्त्र उद्योग का सर्वप्रथम कारखाना ये 1818 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, सफल नहीं हो पाया था, इसलिए पहला जो सफल कारखाना बम्बई में 1853 ईस्वी में लगाया गया था, और ये जो है ये सफल कारखाना था। कैसा कारखाना था? सफल कारखाना था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ समिति या आयोग के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 1-2 बार सुनिएगा, आपको अवश्य ही याद हो जाएगा। जैसे अमीनी समिति, इसका स्थापना 1778 ईस्वी में किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? इस समिति ने
भू राजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिशें की थी। आपको ये पूछा जा सकता है कि भू राजस्व तथा अकाल से संबंधित सिफारिश करने वाली समिति का क्या नाम था? अमीनी समिति। एक इसका गठन कब किया गया था? 1778 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए हॉलैंड समिति। ये हॉलैंड समिति 1916, कब? हॉलैंड समिति 1916। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति ने उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी थी। उद्योग से संबंधित सिफारिशें हॉलैंड समिति ने दिया था और ये 1916 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1916 ईस्वी में दिया था। उसके बाद देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट राजस्व आयोग था। ठीक है, ये राजस्व आयोग 1921 ईस्वी का राजस्व आयोग, और इसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। इन्होंने 1923 ईस्वी में दी गई अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि उद्योगों को अपने प्रारंभिक विकास की अवस्था में संरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, उसके बाद व्हिटले आयोग, मैं आपको पहले भी बताया कि श्रम से संबंधित है। तो व्हिटले आयोग कब आया था भाई? तो ये 1929 ईस्वी में आया था। इस आयोग को भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की वर्तमान परिस्थिति के विषय में सुझाव देना था। ठीक है, और इस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने कार्रवाई की तथा कई कानूनों में संशोधन भी किया था। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग था स्प्रू समिति। स्प्रू समिति ये 1934 ईस्वी में आया था। इस समिति द्वारा मध्यम वर्गीय बेकारी की जांच की गई थी। इस समिति ने 1935 ईस्वी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारा जो आयोग है इसको भी हम लोग को देख लेना है। एक और महत्वपूर्ण आयोग, इसके बारे में भी सुन लीजिए, फ्लाउड आयोग। ये 1940 ईस्वी का है। इस आयोग की सिफारिशों से बंगाल के तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। इसने भी फसल के आधे के बजाय 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को जायज ठहराया था। तो आप इसको बहुत बढ़िया से याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार एस.के. पांडे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, एस.के. पांडे की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका 5वां लेसन हम लोग आसानी से बहुत ही बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लिए, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद जो छठा जो चैप्टर होगा 1857 का विद्रोह, इस पर भी मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग निश्चित रूप से 1857 की क्रांति से संबंधित जितनी सारी बातें हैं और जितनी भी ऑब्जेक्टिव इसके चैप्टर के अंत में दिया गया है उसका वीडियो लेकर मैं बहुत ही जल्द आपके समक्ष आने वाला हूं। ठीक है, आप ज़रूर देखते रहिएगा, और अगर हमारे चैनल में नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, इसमें और क्या मिलना चाहिए। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा ताकि हमको ये समझ में आए कि ठीक है आप लोग का रिस्पांस बहुत बेहतर आ रहा है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। 18